हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल के द्वारा आप लोगों के लिए लाई गई है, आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, इसी को ध्यान में रखकर मैंने इसे तैयार किया है। और आशा करता हूं कि आपके आने वाले भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी। जो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं उन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसे इंग्लिश में भी मिल सकती है, वो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन तरीके से इंदुपुरी भोपाल में हमारी क्लासेस लगती हैं, जहां पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने करंट अफेयर्स को एक स्पीड के रूप में, यानी कि आपका ज़्यादा समय ना लगे और करंट अफेयर्स भी हमारा तैयार होता चले जाए, इसके लिए हमने 15 मिनट का ये एक वीडियो बनाया है, जिसके तहत आप लोगों का करंट अफेयर्स डेली तैयार होता रहे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। पहली चीज़, राष्ट्रीय समाचारों में अगर देखा जाए तो भारत की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं मति पर, यानी कि संरक्षण कानून पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह आईजीई का नवा सत्र कहां आयोजित हुआ। यानी कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाट की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंकटाट की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। 1964 में अंकटाट की स्थापना जान नहीं जाएगी, जेनेवा में की जाएगी। ठीक है, तो अंक मत काटना भैया वरना जान चली जाएगी। जेनेवा में अंकटाक, तो अंकटाक की जो ये स्थापना वो 1964 में हुई है। और इस तरह नवी अंतर्राष्ट्रीय जो बैठक की गई है वो भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्विट्जरलैंड, याद रखना इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जुलाई 2026 में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं और इंडोनेशिया कई आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो है बाली है, सुमात्रा है, ऐसे कई आइलैंड बने हुए हैं। लेकिन इसकी जो सबसे मेन खासियत है वो ये है इंडोनेशिया की कि ये विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम किसी देश में रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से तो वो रहते हैं इंडोनेशिया में। और इस समय इंडोनेशिया की यात्रा की उन्होंने, और इंडोनेशिया की यात्रा करने पर वहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतनांग, यानी बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ इंडोनेशिया दिया गया है। तो बिंतांग अवार्ड से सम्मानित किया है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे अपॉइंट किया गया है। तो उत्तर कोरिया में भैया वही जा सकता है जिसके पास संजीवनी बूटी हो। हर कोई उत्तर कोरिया में नहीं जाएगा। किम जोंग उन में वहां पर वो भैया बहुत ही खतरनाक टाइप का वहां का लीडरशिप चलती है। तो किम जोंग उन जो है वो बोला भैया जिसको भेजोगे भेजना इंडिया, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ भेजना। तो उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है, संजीवनी जैन को बनाया गया है, यानी संजीव जैन को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बॉर्डर है जिसे हम 38 फ्रंटियर लाइन के नाम से जानते हैं। और इस तरह इसके उत्तर में नॉर्थ कोरिया और इसके नीचे साउथ कोरिया, और 38 फ्रंटियर लाइन जो है वो दोनों इन दोनों की सीमाओं को अलग करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 38 समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ऐसी 49 समानांतर रेखा कनाडा और यूएसए को अलग करती है। ठीक, तो क्वेश्चंस जो हैं वो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आने वाले विभिन्न एसएससी, रेलवे, व्यापम जैसे एग्जामों के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करें, जिससे कि आप और बेहतर तरीके को कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इस समय देखा जाए तो इस समय
उत्तर कोरिया हो गया। सरकारी विद्यालयों के मॉडर्न बनाने के लिए यानी उसे आधुनिकीकरण करने के लिए एक मिशन चलाया गया है और उस मिशन का नाम है कायाकल्प। भैया इस समय एजुकेशन का बेसिक स्तर जो होता है वो होती है स्कूली शिक्षा। अगर स्कूली शिक्षा को ही प्रॉपर आधुनिक और स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल एजुकेशन से जोड़ दिया जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार में एक ऐसे ही प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, सीएम राइज स्कूल चलाए गए हैं, ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कूल चलाए गए हैं, केंद्रीय विद्यालय चलाए गए हैं। इसी तरीके से दिल्ली ने भी स्कूली शिक्षा यानी सरकारी स्कूलों को जो है एकदम स्मार्ट क्लासरूम के रूप में तब्दील करने, डिजिटीकरण करने के लिए इसे तैयार किया है और इस मिशन का नाम है कायाकल्प। और इस तरह कायाकल्प के नाम से इसे जाना जाएगा। कौन करेगा कायाकल्प? दिल्ली के लोग करेंगे। चलो आगे आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वहां का नया निर्देशक किसे बनाया गया? भैया पुलिस अकादमी है, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है यहीं पर, तो भैया इसका प्रमुख उसी को बनाया जाएगा क्योंकि आईपीएस जो है वो कभी भी नहीं हारता, क्योंकि उसकी हमेशा जीत होती है और वो भी अच्छी जीत होती है आईपीएस की, इसलिए सुजीत। तो आईपीएस की अच्छी जीत होती है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के कौन बनाए गए हैं? सुजीत पांडे। पांडे जी बजाएं सीटी, ठीक है ना। तो सुजीत पांडे को बनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सुजीत पांडे को बनाया गया है इसका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त कर देंगे भैया, प्लास्टिक नहीं होगी नई दिल्ली में, इसलिए वहां पर हमने प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। और इस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत ने 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा रखा है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो यहां पर्यावरण 5 जून को आ जाएगा और अगर यहीं पे पर्यटन आ जाए तो पर्यटन आ जाएगा 27 सितंबर को। तो घूमने जाएंगे सितंबर के महीने पर, ठीक है। और 2 का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर 2 लोग साथ में होंगे तभी टूरिस्ट होगा, तभी हम पर्यटन घूम पाएंगे। तो 2 का साथ लेंगे और सितंबर में घूमने निकल जाएंगे पर्यावरण, ठीक है। चलो, भारतीय पर्यटन स्थलों का डिजिटल प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय पर्यटन स्थलों का डिजिटल प्रचार प्रसार के लिए अब भैया गूगल इंडिया सर्च करेंगे। कहीं भी जा रहे हैं ना, क्या सर्च कर रहे हैं? अरे गूगल बताना भैया कहां जाना है, तो गूगल इंडिया से प्रचार करेंगे। गूगल इंडिया पे जाएंगे और गूगल इंडिया से जाके पर्यटन स्थलों का हम मैपिंग करेंगे और इस तरह एआई आधारित हम इस ऐप का यूज करके लोकेशन को पता करेंगे। चलो, विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को मनाया गया है और इनक्रेडिबल इंडिया अभियान 2002 को मनाया गया। तो इनक्रेडिबल अभियान 2002 को पढ़ चुके हम पिछली क्लास में भी। पर्यटन आ गया 2 का 7 सितंबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। वीडियो देखेंगे तभी आप चीजें याद कर पाएंगे। थोड़ा सा हम लोगों को लिंक जमाना होगा। मैंने करंट अफेयर्स याद करने का तरीका आपको बताया है। अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर्स करेंगे कि घर पे जाकर सुबह एक बार पढ़ लें और उसके बाद एक बार और रिवाइज करें, तो करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। चलिए, डी उत्सव, डी भैया डी कंपनी, डी उत्सव मना रही है डी कंपनी। और डी उत्सव मनाने वाला है भैया हमारा अरुण। कौन है हमारा? अरुण है भैया। डी कंपनी अंडरवर्ल्ड कंपनी थी डी, और डी में एक जो शार्प शूटर था उसका नाम था अरुण, इसलिए डी उत्सव मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में डी उत्सव मनाया जाएगा। जो आपातानी, क्योंकि भैया किसी पर भी बिना मतलब का अरुण तान देता था, आपातानी तान देता था एकदम, तो आपातानी द्वारा अच्छी फसल, सामुद्रिक वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, इन सब के लिए करता है। तो डी उत्सव याद रखना, अरुणाचल में आपातानी। चलिए
अरुणाचल को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के रूप में जाना जाता है। ये स्पेशल फैक्ट है, याद रखना। लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का देश भारत में, मतलब राज्य अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले सूरज कहां निकलेगा, तो सबसे पहले सूर्य निकलेगा अरुणाचल प्रदेश में। चलो अगला क्वेश्चन खेल से है। अभी हाल ही में एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शापूर जादरान, इनकी अभी मृत्यु हो गई है। ये किस देश के हैं, तो ये हैं अफगानिस्तान के, और इन क्रिकेटर की अभी मृत्यु हो गई है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो है सुबह कामी है यहाँ का। ठीक है, अफगान क्रिकेट बोर्ड का गठन 1995 में किया गया। आईसीसी ने इसे 2017 में अपनी सदस्यता दे दी, और अफगानिस्तान ने अगले ही साल 2018 में अपना पहला टेस्ट मैच भी खेल लिया। तो शापूर जादरान के बारे में याद रखना, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। अफगानिस्तान के तेज क्रिकेट बॉलर हुआ करते थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस समय, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 2026 में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोगों ने 125वां जो है स्थान प्राप्त किया है, यानी 125 नंबर पे हैं भैया हम, याद रखना ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, 125वें स्थान पर पहुंच गए हम लोग। तो 125 देश घूम चुका हूं भैया मैं, पासपोर्ट मेरे पास जैसी आया है, क्योंकि विदेश मंत्रालय पासपोर्ट देता है, और 1967 में उम्र है, तो भैया 67 की उम्र हो गई मेरी, और मैंने 125 जो है देशों को घूम लिया है। तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा आ गया, 125 आया। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान, भैया बिहार ने कहा है इंडोर, इंडोर बनाकर रहेंगे भैया हम, डेवलप करेंगे इंडोर बना के घास फूस, और इस तरह पटना बिहार में इंडोर वनस्पति उद्यान खोला गया है जो दुर्लभ विदेशी पौधों के लिए उपयुक्त है। तो इंडोर होगा भैया बिहार में, पटना में। भैया इंडोर रहो, बाहर मत जाओ पटाने किसी को, ठीक है, इंडोर में ही रहो। चलो, किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना, भैया पीपल का पेड़ भी जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसी बरगद का पेड़ है भैया, ये भी सबसे पुराना हो गया, तो बरगद का पेड़ भी बिहार में होगा। विश्व किस वाहिनी भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, विश्व किस वाहिनी भाषा दिवस, किस वाहिनी, तो भैया पहली बार अगर देखा जाए तो किस वाहिनी, ये अफ्रीका में बोली जाने वाली पहली भाषा थी, और 7 लोग मिलकर इसको बोलेंगे। भाई साथ में कोई होना चाहिए ना, उसी को तो बोलेंगे, वरना किसको बोल पाएंगे। तो 7 जुलाई को होगा, क्योंकि सामने होना चाहिए भैया ये। ठीक है, किस वाहिनी, पहली बार 2022 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। किस वाहिनी, पूर्वी अफ्रीका यानी तंजानिया और कीनिया में बोली जाती है अभी भी, और ये सबसे पुरानी भाषा है अफ्रीका की, किस वाहिनी। ठीक है, तो याद रखना ये बात, किस वाहिनी भाषा। तो हमने ये करेंट अफेयर जो है वो किया अभी, और आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आया होगा ये। अब हम इसको एक बार क्विक रिवीजन के रूप में याद करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों का एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा ये। चलो ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे आते हैं हम लोग, जल्दी हमें फटाफट खत्म करना था। चलिए आ जाइए। भारत ने उपभोक्ता संरक्षण कानून पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह आईजीई का नवा सत्र जिनेवा में, ठीक है, अंक टाटका भी जिनेवा में, अंक लाना पड़ेंगे जिनेवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया ने बिंतनाग जो है रिपब्लिकन ऑफ इंडोनेशिया का अवार्ड दिया। उत्तर कोरिया में भैया संजीवनी बूटी लेके जाएंगे, सरकारी विद्यालयों में कायाकल्प की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल में भैया जीतेंगे, सुजीत। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में तीसरा वैश्विक सम्मेलन दिल्ली में हुआ, तीसरा है इसलिए दिल्ली में, 3 वर्ष से बना है। 1 जुलाई 2022 में हमने प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। भारतीय पर्यटन के स्थलों के डिजिटल प्रचार हेतु गूगल इंडिया का सहारा लेंगे। पर्यटन दिवस मनाया जाएगा 27 सितंबर को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को। इनक्रेडिबल इंडिया होगा 2022 में।
डी डी कंपनी होगी अरुणाचल प्रदेश में। और आपातानी उत्सव मनाया जाता है इस समय, लैंड ऑफ द राइजन ऑफ सन। खेल में शाहपुर जादरान की मृत्यु हो गई है, जो क्रिकेटर थे अफगानिस्तान के। ग्लोबल पासपोर्ट में मैं 1967 का हो गया हूं, आप मान के चल लो, और मैंने 125 देश घूम लिए। चलो, विज्ञान में पहला इंडोर, इंडोर रहना, पटाना है तो इंडोर में रहना भैया, बाहर मत जाना, ठीक है। और किस बरगद के पेड़ सबसे ऊंचा है, तो भैया जहां पीपल का पेड़ वहीं बरगद का पेड़, तो बिहार जिंदाबाद। चलो, विश्व किस वाहिनी भाषा दिवस, तो भैया किस वाहिनी अफ्रीका में बोली जाएगी, तंजानिया कीनिया में बोली जाएगी। और इस तरीके से 7-7 लोग खड़े होकर बोलेंगे, तो 7 जुलाई को होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की क्लासेस समझ में आ रही होगी। कमेंट्स करिए, बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। इसी के साथ आप अगली करंट अफेयर की क्लास में लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए उड़ान एकेडमी इंदुप्री भोपाल से जुड़े रहिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और बताइए किस तरीके से क्लासेस आपको लग रही हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो विद्यार्थियों, हम लोगों ने करंट अफेयर्स की जो सीरीज थी उसको आप लोगों के लिए लेकर आए, जिससे कि आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार हो सके। अगर आप इंग्लिश में इसे पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल में आकर आप जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बेहतर जो एनवायरनमेंट है वो मिलेगा, साथ ही तैयारी मार्केट से जो टीचर्स जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं उनसे अलग मिलेगी, और यहाँ पर फोकस जो है वो सिर्फ सिलेक्शन पर रहेगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को, और ज़्यादा हम समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि कम समय में एक अच्छी तैयारी बच्चों के लिए हो सके, एक महत्वपूर्ण रूप से हो सके। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग राष्ट्रीय समाचारों में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गिरीश भारद्वाज, ये एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 76 ईयर्स थी, और 76 ईयर्स में आयु में इनका निधन हो गया। ये किस नाम से जाने जाते थे? पहली चीज, गिरीश भारद्वाज को पद्मश्री मिला है, और इन्हें जाना जाता है ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से। ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से इसलिए क्योंकि इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों को मिलाने के लिए ऐसे ब्रिज बनाए थे जो कि मुख्य रूप से सस्पेंशन पर आधारित होते थे, और ऐसे कई उन्होंने पुलों का निर्माण किया था। और इस तरह उन्होंने बहुत ही कम लागत में बनने वाले ऐसे सस्पेंशन झूलों और पुलों का निर्माण करते हुए इन हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारतों में इस तरह के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में 100 से अधिक पुलों का निर्माण करा, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह हो सके। और इसी उपलक्ष्य में इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गिरीश भारद्वाज का वर्तमान में निधन हो गया है, और इस तरीके से इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम है दक्षाणी योजना। दक्षाणी योजना जो है वो बेसिकली क्योंकि केरल की महिलाओं के जो एससी और एसटी हैं उनके लिए चलाया गया है। दक्षाणी योजना है, सशक्त बनाना है, दक्षिण की महिलाओं को सशक्त बनाना है। और दक्षिण की महिलाओं को सशक्त बनाना है यानी कि हमें कहां जाना पड़ेगा? दक्षिण में जाना पड़ेगा। और दक्षिण में हमें क्या मिलेगा? केरल। और केरल जहां दक्षिण में मिलेगा हमें, वहीं केरल में चलाई जाएगी दक्षाणी योजना। इसलिए दक्षाणी योजना कहां चलाई गई है? केरल में चलाई गई है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री च श्रमिक प्रोत्साहन योजना। आइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, च श्रमिक प्रोत्साहन योजना। तो ये च श्रमिक प्रोत्साहन योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई है, ये की गई है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में होती है चाय, असम में भी होती है चाय, ऐसा नहीं है। पर पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं वो चाय नहीं बोल पाते, वो बोलते चाय देना भाई, 2 चा लगा देना, 2 चा लगा दे चा। तो इसलिए वेस्ट बंगाल में
चाय परियोजना चालू की गई। और इस तरीके से चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना चाय के बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए चालू की गई है। कहां पर? चाय योजना, चाय योजना क्योंकि वेस्ट बंगाल में है। चलो, ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ऐसे देशों से मिलकर बना हुआ है। प्रेजेंट टाइम पर इसमें 10 देश जो हैं शामिल हो चुके हैं। 2026 में एंटी ड्रग्स को रोकने के लिए असम में इसमें जो है एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई और इन्होंने बोला भैया लोग ड्रग्स ले रहे हैं बहुत यार, लेकिन ड्रग्स जो ले रहे हैं वो थोड़ा सम मात्रा में ले रहे हैं, यानी कम मात्रा में ले रहे हैं, सम मात्रा में ले रहे हैं और सा के आगे लगा देंगे हम तो हो जाएगा असम। और इस तरीके से एंटी ड्रग अगर ज्यादा ले लिया तो निपट जाएगी सामने की फाइल, इसलिए एंटी ड्रग सम मात्रा में लेना पड़ता है तभी वो बेहतरीन मजा देगा तुम्हें, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन जिंदगी खराब हो जाती है लोगों की नशा करने से। तो एंटी ड्रग के ऊपर जो ब्रिक्स में एक समिट आयोजित की गई है प्रमुखों की, वो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए है और वो कहां पर हुई है? असम में हुई है। कहां हुई है? असम में। तो याद रखना सम मात्रा में ड्रग्स मिलाया जाता है लोगों को और इस तरीके से सम मात्रा में ड्रग मिलाकर किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्या है? गगनयान मिशन के लिए इसरो ने अपना पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहां कर लिया है? भाई गगनयान भेजा जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान होगा, यानी कि इसके लिए हमें टेस्टिंग करनी होगी और टेस्टिंग सारी इसरो में होती है, यानी आंध्र प्रदेश में होगी। और इस तरीके से कहां पर हो रही है? आंध्र प्रदेश में हो रही है। यह आपातकालीन लैंडिंग और रिकवरी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। गगनयान की आपातकालीन लैंडिंग कराएगा ये और पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान है और इसरो का मुख्यालय वर्तमान में बेंगलोर में है और वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए भैया गगनयान, गगन में है नारायण जी, तो गगनयान मिशन चलाएगा इसरो, ठीक है ना, बेंगलोर में। चलो JL3 जुलोंग 3, जुलोंग बहुत बड़ा लॉन्ग मार रहा है भैया, तो जुलोंग जो है वो एक एटॉमिक मिसाइल परीक्षण किया गया है और वो किया गया है चाइना ने। JL3 जुलोंग एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें यहां पर जानने को मिलता है वो ये कि इस समय JL3 जुलोंग 3 एक एटॉमिक मिसाइल एक परीक्षण चाइना के द्वारा किया गया है। यह एक सबमरीन से लॉन्च किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल होगा जिसकी मारक क्षमता 10,000 से 12,000 तक रखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुलोंग 3, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, याद रखना परमाणु पदार्थों को ले जाने में सक्षम है ये। एनवायरमेंट पे बात करते हैं हम लोग। किस राज्य ने की स्थिति में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21 जैव संग्रह भंडार घोषित कर दिया है? तो भैया प्राकृतिक भंडार घोषित किया है मिजोरम ने। तो भैया किस राज्य ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया है? तो मिजोरम। तो भैया जैव संग्रह करना पड़ेगा और इसके लिए मिलजुल कर करेंगे, मिजोरम, रम को कर लेंगे भैया, चलो ठीक है। तो भारत में 21वां जैव संग्रह होगा मिजोरम, मिलजुल के करेंगे, मिजोरम में करेंगे। पौधों में एक कैंसकोरा अग्नि, कैंसकोरा अग्नि नामक एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो कैंसकोरा अग्नि प्रजाति वेस्टर्न घाट यानी कि महाराष्ट्र में खोजी गई है। तो वेस्टर्न घाट में जाना पड़ेगा हमें कैंसकोरा अग्नि नामक एक पौधे की नई प्रजाति को देखने के लिए, ठीक है। सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग है? भैया सिरसा जगह ही हरियाणा में है तो सिरसा किन्नू लगा दो। तो सिरसा किन्नू जो है वो जीआई टैग पाने वाला हरियाणा का पहला फल हो गया है। तो याद रखना जीआई टैग हरियाणा में मिला है पहली बार सिरसा किन्नू को, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बात की जाए तो इस समय गुजरात में हवा से भरे, भैया गुजरात में पैसा बहुत है इसलिए हवा से भरे रबड़ बांध बना दिया उन्होंने। बोला सीमेंट वीमेंट की जरूरत नहीं, हम तो रबड़ सी बांध बना देंगे। और इसके लिए रबड़ बांध बनाने के लिए हमारी मदद करेगा साउथ कोरिया। और इस तरह साउथ कोरिया गुजरात में जाएगा और गुजरात में जाके रबड़ के बांध बनाएगा। ठीक। जल संरक्षण के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन AAPA, जो कि एक ऐसा संगठन है जो इंडिया से बाहर रहने वाले चिकित्सकों के द्वारा तैयार किया गया है। और ऐसे संगठन के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में ये एक पुरस्कार देते हैं जिसका नाम है आप ही के द्वारा दिया जाने वाला डॉक्टर असयुता सामंत अवार्ड। और असयुता सामंत अवार्ड जो है तथा आप ही ह्यूमन ट्रियन अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है नीता अंबानी को। तो नीता अंबानी को यह अवार्ड दिया गया है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप ही के द्वारा। और इस तरह विश्व भर के भारतीय चिकित्सकों का ये एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसे दिया गया है? नीता अंबानी को दिया गया है ये पुरस्कार। ये भी एक समाज सेविका है। इसलिए वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, ऊर्जा तब होगी जब भैया वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा यानी लाइट, लाइट भैया कब आएगी? लाइट की यूनिट बढ़ा के 10 रुपए यूनिट कर दी गई है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, ऊर्जा आएगी 10 जुलाई के समय। ठीक है, चलो याद कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए ये। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करते हैं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। फटाफट इसको हम समय के साथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो समय के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले 9 जुलाई का राष्ट्रीय समाचार में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गिरीश भारद्वाज, इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 2017 में इन्हें पद्म श्री मिला। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दक्षाणी योजना केरल में चालू की गई। प्रधानमंत्री चा श्रमिक योजना पश्चिम बंगाल में। ब्रिक्स एंटी ड्रग सम मात्रा में असम में। गगनयान मिशन इसरो में सॉल्विंग ग्राउंड टेस्टिंग भेजेगा आंध्र प्रदेश में। यह आपातकालीन लैंडिंग के द्वारा होगा। ठीक है, JL3 जिलोंग 3 नामक एक परमाणु मिसाइल चाइना ने छोड़ी है, बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 10 से 12 है। किस राज्य में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भारत का 21वां जैव संग्रह? मिजोरम। पौधों में कैंसकोरा अग्नि खोज लेंगे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट में। सिरसा किन्नू पहला GI टैग कहां का? हरियाणा का। गुजरात में हवा से भरे जाएंगे बांध, रबड़ बांध बनाए जाएंगे। किसकी सहायता से? साउथ कोरिया की सहायता से। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के तहत डॉक्टर असयुता अवार्ड किसको दिया गया है? तो नीता अंबानी। और वैश्विक ऊर्जा भैया 10 रुपए यूनिट हो गई है, तो 10 जुलाई। तो हम लोगों ने ये करंट अफेयर्स किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हुआ होगा। इस तरह से अगर आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे हम इसे और बेहतर तरीके से बना सकें। जय हिंद, जय भारत। हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल, उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ये भी कि इसमें आप और क्या चाहते हैं, आपको किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए, इसे भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप MPPSC, SSC, रेलवे, व्यापम, अगर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे सेंटर उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल में आकर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो पूरी तरीके से नए सिलेबस पर और डेडिकेटेड रूप से तैयार किया जाता है। इसमें मेन रूप से वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो चलिए हम चालू करते हैं और देखते हैं कि इस समय करंट अफेयर्स के क्या क्या मुद्दे रहे 10 जुलाई 2026 के। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं और सबसे पहले हमारे पास AI समिट 2027 का आयोजन कहां किया गया है। तो AI समिट 2027, क्योंकि AI का जमाना है इसलिए भैया जमाना AI का है, तो इसलिए जेनेवा जाएंगे। जमाना है
इसलिए जेनेवा जाना पड़ेगा हमें, एआई समिट होगी, ठीक है, 21 से 22 जून के बीच में आयोजित की गई और पॉलेक्स प्रो के नाम से जेनेवा में इसे आयोजित किया गया था। और एआई गवर्नेंस, एआई रिस्पॉन्सिबल और ग्लोबल डिजिटल कारपोरेशन, इसका मेन जो है वो कॉरपोरेशन जो है वो मेन इसका जो है मुद्दा रहा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इस समय एआई की ही दुनिया है और एआई तो जान बन गई है अब लोगों की, इसलिए जेनेवा में होगी ये समिट, ठीक है। तो याद रखना है हमें। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या बन गई है, तो बर्न है कैपिटल, मतलब बन क्या रही है बर्न, ठीक है। इसका स्विस फ्रैंक जो है वो मुद्रा है और संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा। तो पहला क्वेश्चन आपका, एआई समिट 2027 कहां हुई, जान है भैया वो हमारी जेनेवा में हुई। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में भारत का एकमात्र शहर जो से शामिल किया गया है। भैया हैप्पी हैं इसलिए वहां के लोग जयकारा गा रहे हैं, जयकारा गा रहे हैं, किसका, सवाई जयसिंह का जयकारा गा रहे हैं, इसलिए जयपुर है हैप्पी सिटी में और इसने 6वां स्थान प्राप्त किया है हैप्पी सिटी में भारत की ओर से। प्रथम स्थान लंदन का है और इस तरह जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। याद रखना सवाई जयसिंह है, लास्ट में द्वितीय लिखा रहता है, याद रखना द्वितीय है, सवाई जयसिंह प्रथम नहीं है बल्कि द्वितीय है। तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। जयपुर राजधानी है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे 2019 में यूनेस्को सिटी में भी शामिल किया गया है। तो हैप्पीनेस कहां पर होगी, जयपुर में होगी, क्योंकि जयपुर के लोग ही हैप्पी रहेंगे, ठीक है ना, इसलिए जय जय करेंगे वहां पर। तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों फैक्ट हम लोगों ने देखे, आशा करता हूं कि ये दोनों फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। एआई 2027 समिट जान है इसलिए जेनेवा में होगा और हैप्पी सिटी बनेगी क्योंकि लोग जय जयकार करेंगे, इसलिए हैप्पी सिटी कहां बनेगी, जहां जय जयकार करेंगे। तीसरी योजना पर आते हैं हम लोग। तीसरी योजना क्या है, तीसरी योजना जो है वो गुरु दक्षिणा शिक्षक के ऊपर, यानी गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक योजना के तहत लाई गई है और इसके तहत हम लोग देखते हैं क्या है, गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना है। ये किस राज्य ने शुरू की है, तो बेसिकली गुरु दक्षिणा तो भैया यूपी के लोगों को ही उत्तर देना पड़ेगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश में गुरु दक्षिणा चालू की गई है। लाभार्थी 10 से 12 लाख नियमित और संविदा शिक्षकों के लिए है। प्रतिवर्ष 5 लाख का कैशलेस उपचार मिलेगा निजी अस्पतालों में और इस तरह गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री जो कैशलेस योजना लाई गई है वो शिक्षकों के लिए यूपी में लाई गई है और इससे 10 से 12 लाख जो है शिक्षकों को कैशलेस उपचार मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कला और संस्कृति से रिलेटेड है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को दिया गया है। तो आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी स्वामी को यह दिया गया है, क्यों दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह है, ठीक है। तो कभी बिस्मिल्लाह कर लेंगे तो भैया रण छोड़ के नहीं जाते, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। तो भैया बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, अब तो खाना खाना पड़ेगा हमें लोगों को, इसलिए बिस्मिल्लाह करने बैठ गए हम लोग, बिस्मिल्लाह, इसलिए रण छोड़ के नहीं जाएंगे हम लोग। तो रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पुरस्कार। अहमदाबाद के 16वें आचार्य हैं गोस्वामी हवेली के, ठीक है, और 550 वर्ष पुरानी पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण को सम्मानित करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया था इसके तहत। और प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी जो है वो इसे देती है। तो आचार्य श्री रणछोड़ दास लाल जी स्वामी को दिया गया है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए अभी तक करेंट के आज। सबसे पहले एआई सबमिट कर लिया हमने, जेनेवा में होगी। हैप्पीनेस में जयपुर आ गया है। शिक्षकों के लिए दक्षिणा
गुरु दक्षिणा यूपी लेकर आ गई है और बिस्मिल्लाह आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से रिलेटेड है। नियुक्ति से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। नियुक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी का नया निर्देशक किसको बना दिया गया? भैया एनसीआरबी, अपराध जो करेगा वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा मित्र नहीं है। जो अपराध नहीं करेगा वो मेरा मित्र है और वो है अमित। तो अमित ही अपराध पर अंकुश लगा सकता है, क्योंकि जो अपराध करेगा वो मेरा मित्र नहीं है, इसलिए अमित लगा सकता है। तो अपराध ब्यूरो का हेड जो बनाया गया है वो अमित गर्ग को बनाया गया है। ठीक है, 1986 में इसकी गठन किया गया था नई दिल्ली में और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनसीआरबी प्रत्येक वर्ष क्राइम रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो क्राइम रिपोर्ट अपनी जारी करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, निर्देशक याद रखना एनसीआरबी का किसको बना दिया गया है। ठीक है, चलो अगला है आधिकारिक रूप से भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य बना दिया गया है उत्तराखंड को, छठे नंबर को, यानी कि 5 और होंगे इसके पहले, यानी 5 राज्यों को और बनाया गया होगा। तो मोजा ही मोजा, किसका मोजा जो पूर्ण साक्षर बन जाए? तो मिजोरम, भैया ये पूर्ण साक्षर हो जाएगा। और भैया मोजा ही मोजा कहां पर होगा? गोवा में होगा, 3 लोग 2 लोग मिलके जाएंगे, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो मुख्य रूप से मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश तो उत्तराखंड दोनों साथ साथ आ गए, त्रिपुरा और सिक्किम को साथ साथ रख लेना, मिजोरम तो है ही हमारा। तो सबसे पहले मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद त्रिपुरा और सिक्किम को रख लेंगे, फिर हम किसको रखेंगे? उत्तराखंड और हिमाचल को, और फिर आएगा हमारा गोवा। गोवा में भैया पढ़े लिखे लोग जाते हैं, भैया गोवा घूमने वाली जगह, बहुत बड़ी धार्मिक स्थल है गोवा, है ना। तो गोवा धार्मिक स्थली में लोग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे। चलो ठीक है, तो राजधानी देहरादून है शीतकालीन, लेकिन ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है, उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आधिकारिक रूप से उत्तराखंड छठा राज्य बन गया है जो कि साक्षर है। तो भैया 5 राज्य कौन कौन से जल्दी से बता दो। तो 5 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य जो हैं वो मिजोरम है, मिजोरम के अलावा कौन है? त्रिपुरा है, सिक्किम है, हिमाचल है, उत्तराखंड हो गया है और गोवा, धाम बड़ा है भैया। चलो, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की एक गाई हेड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पिनाका रॉकेट का, यह उड़ीसा से ही किया जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी की सटीक प्रहार करने वाली यह स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पिनाका, याद रखना 60 किलोमीटर का सटीक प्रहार करके उसने अपनी सटीकता बताई है। उड़ीसा से किया गया है पिनाका का। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसरो की स्थापना को भी हमें देखना है। तो डीआरडीओ की स्थापना जो है वो कहां पर? 1958 में हुई है और उसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। चलो इसरो की स्थापना 1969 में होगी। इसरो के गगनयान पैराशूट एयरड्राफ्ट परीक्षण कहां आयोजित किया गया? तो गगनयान जो पैराशूट एयरड्राफ्ट जो है वो श्योपुर एमपी में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान के द्वारा 76 नंबर के विमान में हमने 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक डमी पेलोड छोड़ा और डमी पेलोड जब छोड़ा तो उसने व्यवस्थित रूप से गगनयान से जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाने वाला भारत का पहला मानव अभियान है वहां से किस तरीके से जो है पैराशूट के थ्रू अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे उसका एक रिहर्सल किया गया। और ये इसरो ने गगनयान पैराशूट जो एयरड्राफ्ट परीक्षण किया है ये किया है श्योपुर में। और AL-76 इस विमान के द्वारा 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से यह परीक्षण किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसने विकसित कर दिया? भैया बहुत ज्यादा हो रहा था हिमाचल में
लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, कभी भी पहाड़ सड़क जाते थे, तो भैया 60 जगहों की जो है निगरानी तंत्र विकसित किया आईआईटी मंडी ने। और आईआईटी मंडी ने 60 जगहों का एक डाटा इकट्ठा करके लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम तैयार कर दिया है, जो भूस्खलन के संभावित क्षेत्रों की चेतावनी दे देगा। और इस तरह से आईआईटी हिमाचल प्रदेश ने इसे व्यवस्थित करते हुए लोगों को इसकी सूचना पहले ही मिल जाएगी, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है। चलिए, पिनाका का परीक्षण उड़ीसा से हो गया है। श्योपुर में गगनयान पैराशूट एयरक्राफ्ट परीक्षण किया गया है, इसको हम लोग याद करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, विदेश नीति पर आते हैं। नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो अभी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं, इसलिए पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने संसद को संबोधित किया है। और यहां पे गंगा महाकम विजन रखा गया है। गंगा महाकम विजन क्या है? इसमें विकसित भारत 2047 और गोल्डन इंडोनेशिया 2045 का विजन तैयार किया गया है। गंगा महाकम जो घोषणा की गई है विजन की, इसका मोटिव है कि भारत और इंडोनेशिया दोनों को एक लेवल पर डेवलप होना है, जो कि भारत 2047 तक और इंडोनेशिया 2045 तक गोल्डन इंडोनेशिया बनेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है विदेश नीति, इसको याद रखना, भूल मत जाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, याद हो रहा होगा, बनाते चलिएगा अपने नोट्स। ठीक है, पॉइंट बनाते हुए चलिए। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 18 मीटर वाला ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन सा बन गया है? 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भैया ये है कामराज बंदरगाह। जो कामराज बंदरगाह है इसे एन्नोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, जो तमिलनाडु के जो है कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट है, इसको कहते हैं कोरोमंडल, तमिलनाडु वाले तट को। और इसे कहते हैं मालाबार, केरल वाले तट को। और मालाबार का तट ज्यादा गहरा, ये 24 मीटर तक गहरा है। कोरोमंडल जो है वो यहां पर 18 मीटर तक है। विशाखापट्टनम भी 18.5 मीटर तक है। और इस तरीके से कामराज बंदरगाह जो है वो दूसरा 18 मीटर तक ड्राफ्ट क्षमता करने वाला बन गया है। तमिलनाडु के कोरोमंडल में स्थित 18 मीटर वाला है ये, लेकिन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर 24 मीटर की बात की जाए तो वो है विंगजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में। तो केरल का बंदरगाह सबसे गहरा है और 18 मीटर वाला जो बन गया है वो बन गया है कामराज। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेल पर आते हैं। 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अश्वथ एस को बनाया गया है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, फीडे का लॉजेन में होता है। फीडे का शतरंज का खेल कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। 98 ग्रैंड मास्टर बना गए हैं अश्वथ एस को। तो 98 तक अश्वथ हो गए हम लोग। 100 ग्रैंड मास्टर बनने वाले इंडिया से। 98 तक हम अश्वथ हो गए, 2 रन और मारने तब बन जाएंगे हम पूरी तरीके से। ठीक है, तो लॉजेन में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को, क्योंकि जनसंख्या एक से नहीं बढ़ती, एक और एक 2 लोगों से मिलकर बढ़ती है, इसलिए 11 जुलाई को होगा। और एक और एक से मिलकर बनेगी, यानी 11 जुलाई को 1989 में इसकी शुरुआत की गई और 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे हो गए थे, जिसकी वजह से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में न्यूयॉर्क में की गई है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है वो हम लोगों ने देखे। और एक बार हम अब क्विक रिवीजन करेंगे जिससे कि चीजें हम लोगों को याद हो जाएं। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग सबका, जो भी हमने पढ़ा अभी। तैयार हो जाओ सबके सब। चलो तैयार हो जाते हैं। सबसे पहली घटना हमने एआई 2027 की समिट जान है जेनेवा में होगी। ठीक है, पैलेस्कोप में होगी। दूसरा
राष्ट्रीय अपराध अभिलेख में मीत होना चाहिए, अमित को बनाएंगे, ठीक है, नई दिल्ली में। एनसीआर भी आंकड़े जारी करेगा। शिक्षा, आधिकारिक रूप से भारत का 6वां साक्षर उत्तराखंड हो गया। इसके पहले मिजोरम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, हिमाचल है और गोवा है ना, याद रखना इसको। हैप्पी सिटी, जय जयकार हो हैप्पी सिटी की, जयपुर हो जाएगी 1727। सवाई जय सिंह द्वितीय। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की पिनाका और उड़ीसा से लॉन्च की है, ठीक है, 60 किलोमीटर की रेंज वाली है। इसरो का गगनयान पैराशूट जो है वो श्योपुर में उतरेगा, 2.5 किलोमीटर के ऊपर से उतारा गया IL जो 76 जो था विमान, उसके द्वारा। भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइडिंग, हलचल मच जाएगी, जानकारी कौन दे देगा? IIT मंडी देगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी को ने संसद को संबोधित किया है, वो है इंडोनेशिया का, जहां पे गंगा महाकम विजन रखा गया है। 2047 तक भारत जो है उसे विकसित भारत और गोल्डन इंडोनेशिया बनाया जाएगा 2045 में। गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक के स्लैश योजना, ये कहां पर लाई गई है? ये लाई गई है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है अब कामराज बंदरगाह, जहां पर तमिलनाडु के एन्नौर में है, और सबसे गहरा है कौन? केरल। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 आचार्य श्री रणछोड़ लालजी गोस्वामी को दिया गया, क्योंकि भैया रण नहीं छोड़ के जाएंगे, ये बिस्मिल्लाह करके जाएंगे, ठीक है। पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए दिया गया है इसको। चलो, 98वें ग्रैंड मास्टर अश्वत्थ एस को बनाया गया है, याद रखना, 2 और रह गए, 98 तक पहुंच गए। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो 11 जुलाई को मनाया जाएगा। और 1987 में 5 बिलियन डे हमने पूरा कर लिया था, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट की खबरें हम लोगों ने देखी, आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आएगा। आप इंग्लिश में अगर ये चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं उड़ान एकेडमी का, जहां पर आपको ये सारी PDF अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग हैं और तैयारी करंट अफेयर्स की किस तरीके से आप लोगों की चल रही है? करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने चालू की थी, जिसके तहत पर डे सिर्फ 10 से 15 मिनट आप लोगों को करंट अफेयर्स देखना है और याद करना है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड चीजें कैसी आती हैं, ये सब हम लोग इसी 10 से 15 मिनट में जानेंगे। तो करंट अफेयर्स को याद करने का सबसे सही तरीका है कि रोजाना इस पर आधे से 1 घंटा समय दिया जाए, जिससे कि आप आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। हम उड़ान एकेडमी जो कि इंद्रपुरी भोपाल में स्थित है, वहां पर आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेस भी चलाते हैं, जो MPPSC, SSC, व्यापम और रेलवे जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की प्रिपरेशन एक सटीक और सही रणनीति के द्वारा कराई जाती है। यहां भीड़ नहीं बल्कि सिलेक्शन को आधार बनाया जाता है। चलिए चालू करते हैं हम लोग, ज्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 से 12 जुलाई के बीच का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं कि क्या इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार पे जाते हैं और राजधानी नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। भैया जननायक हैं, पब्लिक लाइब्रेरी खोली गई है उनके नाम पर, और राजधानी दिल्ली में ही जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, और इसे किया है अमित शाह ने। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी कहां खोली गई है, तो वो दिल्ली में खोली गई है। भैया जयप्रकाश नारायण भाई नाम ही है तो दिल्ली में ही खोला जाएगा, ठीक है। अमित शाह जो हैं गृह मंत्री इसका करेंगे, और इस लाइब्रेरी में लगभग 1 करोड़ से अधिक ई बुक्स और हजारों भौतिकी की पुस्तकें होंगी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस हैं, लोकनायक के नाम से फेमस हैं जयप्रकाश नारायण। तो सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी अफेयर पे आते हैं। इसमें हम देखते हैं एंटी बर्नहम किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? ये बनने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के, और एंडी बर्नहम
तो भैया अभी यूनाइटेड किंगडम लंदन ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया भारतीयों को टी20 मैच में। तो टी20 मैच में हम बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गए, इतना जलाया है इंग्लैंड ने, सीरीज 4-0 से जीत ली है। और पुरुषों के टी20 जो सीरीज थी उसमें 4-0 का सामना करना पड़ा भारत को। ऐसा गर्म किया उन्होंने भारतीयों को इस इंग्लैंड की टीम के द्वारा कि हमें बर्न लगाना पड़ा, इतना जलाया इन लोगों ने। तो बर्न हमको बनाया गया है अगला प्रधानमंत्री की, जलाओ और भारतीयों को इस तरह हराएगी इंग्लैंड की टीम, है ना। तो याद करने के तरीके से चलो, अगला है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 का ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026, शो करके उड़ेगा हमारा एयरक्राफ्ट, और इसलिए वायुसेना को हमारे यहां तीसरा स्थान दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर रूस है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट में हम लोगों ने, क्योंकि एयरक्राफ्ट में 3 पहिए होते हैं, 1 2 3, इसलिए तीसरे नंबर पे हम लोग, इतना बैलेंसिंग है हमारे पास। और इस तरह अगर व्यक्तिगत सेवा की शाखाओं में देखा जाए तो हम 6ठे नंबर पर हैं। ठीक है, यह रैंकिंग बेड़े यानी संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि बेड़े की संरचना, तकनीकी क्षमता और मॉडर्न तरीके से उसको अपनाना, आधुनिकीकरण करना, परिचालन क्षमता को दक्ष बनाना, इसके आधार पर यह की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2027, बूम बूम बेंगलोर। तो एरो इंडिया 2027 होगा बूम बूम यानी बेंगलोर में होगा। याद रखना, येलहंका वायु सेना स्टेशन पर एशिया का सबसे बड़ा रक्षा एरोस्पेस प्रदर्शनी कार्यक्रम है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना, एरो इंडिया 2027 बेंगलोर में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक और क्वेश्चन है जो हम इसमें करते हैं। पहला, मानस और महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता यानी कि इंटरनेशनल कल्चर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया। मानस जो है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मानस जो है वो एक महाकाव्य है, बिस्मेक यानी कि किर्गिस्तान का, और इस तरीके से इसके लिए महाभारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता किया गया है बिस्केक में यानी किर्गिस्तान में। और इस तरीके से नई दिल्ली के सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड किर्गिज की मानस इंटरनेशनल जो एकेडमी है उसके द्वारा महाभारत और अन्य परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। यानी महाभारत जो है भारत का महाकाव्य है और मानस जो है वो किर्गिस्तान का महाकाव्य है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसका एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, जो किया गया है बिस्केक में। तो भैया महाभारत और भारत का है, बिस्केक यानी किर्गिस्तान का क्या है, किर्गिस्तान का मानस महा। तो हम दोनों बिस्किट खाते हुए देख लेंगे इसको, बिस्केक में है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, भारत और किस देश ने 2030 में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत किस देश के साथ दोगुना करेगा। तो भारत दुगना करेगा अपने पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड से भी बोल दिया कि हम करेंगे और ब्रिटेन को भी बोल दिया हम करेंगे। यानी 2030 तक हम अपना व्यापार जो है वो दुगना करेंगे। पहली चीज, ब्रिटेन जिसने हमें गुलाम बनाया, ठीक है, उससे व्यापार दुगना करेंगे। दूसरा, ब्रिटेन ने ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक तरीके से जेल के रूप में यूज किया था, तो उनके साथ भी हम व्यापार दुगना कर लेते हैं भैया। तो ब्रिटेन के साथ भी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करेंगे और न्यूजीलैंड के साथ भी करेंगे, और इन तीनों के साथ हम अपना व्यापार दुगना कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फटाफट तरीके से हम लोग इसको याद कर रहे हैं जिससे कि आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, तो याद करते हैं आगे हम लोग। अगला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं हम लोग। तो बागवानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो भैया बागवानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड गुजरात के लोगों को दिया गया। भैया गुजराती जो हैं वो बागवानी कर रहे हैं, बहुत बागवानी कर रहे हैं भैया, बात बात में बागवानी कर रहे हैं। तो गुजराती जो हैं वो बागवानी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ठीक। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जापानी एक चाय है जिसका नाम है माचा चाय। और माचा चाय के उत्पादन के लिए भारत में पहला कौन सा राज्य है जो इस चाय का उत्पादन करेगा? तो भैया चाय तो बनेगी असम में, चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें है कसम, तो बनेगी असम में, क्योंकि है तुम्हें कसम, क्योंकि जापान की है माचा चाय। और माचा चाय पाउडर बनाकर इसे यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही जो है एनर्जेटिक होती है। और असम की तिनसुकिया जिले के छोटे से टिंगराई चाय बागान में इसका उत्पादन किया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 3,000 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 3,000 रुपए किलोग्राम की दर से बिकती है ये चाय। और छोटा टिगरई चाय बागान में स्थापित किया गया। याद रखना टिगरई, भैया टिगरी बना देंगे, इसकी पीस पीस के टिगरी बना देंगे। तो तिनसुकिया, असम के तिनसुकिया जिले के, यानी तिनसुकिया जिले के टिगरई गांव में यह है चाय बागान लगाई जाएगी जो माचा चाय बनाएगी। ठीक है, चलो। समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो समान नागरिक संहिता के लिए अब रंजना प्रकाश देसाई, समान नागरिकता लानी होगी, तो महिला और पुरुष दोनों को साथ में रखो भैया, एक समान लानी चाहिए। इसमें यूसीसी में भारतीय नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, ठीक है, संपत्ति संबंधी अधिकार, ये सब की सब कॉन्सेप्ट लाए गए हैं। और आर्टिकल 44 सभी के लिए समान नागरिक संहिता यानी जो है समान कानून की बात करता है। और भाग के चौथे राजनीति निर्देशक तत्व में भी ये दिया गया है। तो भैया पुरुष और महिला दोनों को समान रखना, भैया सब में इक्वल रखना, समान नागरिकता सबके लिए होना चाहिए। तो कौन बनाया जाए भैया? तो एक काम करो, ऐसे व्यक्ति को बनाए जिसमें पुरुष का भी नाम हो, महिला का भी नाम हो। तो रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। ठीक है, तो भैया इसी तरह इक्वलिटी रहेगी, इसलिए समान नागरिकता किस में होगी? रंजना प्रकाश देसाई में होगी। ठीक है, याद करने में समझ में आ गया? चलो, तो एस जानकी कौन थी जिनका 88 इयर्स में निधन हो गया? ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो हैं वो साउथ की एक पार्श्व गायिका थी, जिन्हें साउथ इंडिया का नाइटिंगेल और जानकी अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें 2013 में पद्म विभूषण दिया जाना था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। और इनकार करने का कारण था कि इस समय इतना तवज्जो साउथ इंडिया को नहीं दिया जाता है जितना नॉर्थ इंडिया को दिया जाता है, इस कारण से इन्होंने पुरस्कार नहीं लिया था। और इस तरीके से पद्म विभूषण को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्लियर है? याद रखना इसको। एस जानकी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस जो है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई यानी कि इस समय 14 जुलाई यानी कि भैया
14 जुलाई को शार्क आ जाएगी भैया, 14 जुलाई को शार्क आएगी। तो याद रखना 14 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, बस आप जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। कोशिश मेरी पूरी है कि आपको कम समय में ज्यादा गेन कराया जा सके, जिससे कि आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसको मिला है? तो भैया सबसे अच्छा रहने के लिए स्थान कौन सा है? तो अभी नए आंकड़े के अनुसार डेनमार्क जो है वो लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर माना गया है और यही डेनमार्क में स्थापित किया गया है। भारत में भी नई दिल्ली 120वां स्थान और मुंबई 121वें स्थान पर है। बहुत पीछे हैं हम लोग अभी। ठीक है, याद रखना बहुत पीछे रह गए हैं अभी हम लोग इस समय, याद रखना इस बात को। चलिए अब आता है टाइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो टाइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जूएल ओराम ने लॉन्च किया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में की गई थी। ट्राइबल एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये जनजातियों के लिए, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से इनका विकास करना है। महासागर, विश्व महासागर दिवस 8 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, सभी लोग तैयार हो जाएं। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी क्विक रिवीजन करते हैं और क्विक रिवीजन से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कितनी आसानी से हम लोग कवर कर पाएंगे। चलिए तो फटाफट हम लोग तैयार करते हैं, इसको याद करते हैं। चलिए, राजधानी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी खोली जाएगी, अमित शाह उद्घाटन कर देंगे। 1 करोड़ डिजिटल लाइब्रेरी होगी यहां पर। एंडी बर्नहम, बहुत बर्न कर दिया, जला दिया है भैया, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनेगा भैया, लेबर पार्टी का है। बागवानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिया गुजरातियों ने, इसलिए इन्हें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है। जापानियों ने माचा चाय असम में बनाई जाएगी और असम में 3 सुकिया जिले के छोटा टिंगरई में बनाई जाएगी। ठीक है, चलो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भारत ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका और रूस के बाद चाइना घबरा गया है भैया, इंडिया इतनी आगे कैसे निकल गया। ठीक है, मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने किर्गिस्तान से किया है भैया। ठीक है, बिस्मेक में नई दिल्ली में किया गया है ये। समान नागरिक संहिता के लिए हमने किसको प्रेसिडेंट बनाया? रंजना प्रकाश देसाई को। तो रंजना प्रकाश देसाई मैंने याद करने का तरीका बता दिया है। समान नागरिकता भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 और नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय शार्क 14। ठीक है, चलो एरो इंडिया 2027 बेंगलोर में होगा, येलहंका वायु स्टेशन पर। भारत ने 2030 तक किससे डबल कर लेगा? वो अब किससे डबल कर लेगा? ऑस्ट्रेलिया से। और डबल किससे कर चुका है? न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से कर चुका है। एस जानकी ये गायिका थी जिन्होंने साउथ इंडिया की है, इन्होंने पद्म भूषण देने से मना कर दिया था। साउथ इंडिया की नाइटिंगेल और ये जानकी अम्मा के नाम से जानी जाती थी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे अच्छा रहने का स्थान कोपेनहेगन डेनमार्क है। भारत में नई दिल्ली 120 और मुंबई 121वें नंबर पे है। टाइबेक्स जो है वो जनजातियों के लिए लॉन्च किया गया एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि जनजातीय कल्याण मंत्रालय के द्वारा जूएल ओराम ने किया है। विश्व महासागर 8 जून को, पर्यावरण 5 जून को और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करंट अफेयर्स करेंगे, तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उड़ान एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर, तो आप आकर जुड़ सकते हैं हमसे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं विद्यार्थियों आप लोग, और तैयारी जो है करंट अफेयर्स की कैसी चल रही है आप लोगों की? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे कि आप करंट अफेयर्स किस लेवल पे तैयार कर पा रहे हैं। अगर आपका करंट अफेयर्स कमज़ोर है और किस टॉपिक पे आप क्लासेस चाहते हैं, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो
हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और करंट अफेयर्स तैयार करते हैं। अगर आप एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल, जो कि इनकी ऑफलाइन तरीके से प्रिपरेशन कराती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी तैयारी को एक बेहतर और सही तरीके से करने के लिए उड़ान एकेडमी हमेशा आपके साथ है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग ये करंट अफेयर्स की सीरीज को। करंट अफेयर्स की इस सीरीज के बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे। तो 13 जुलाई को जो करंट अफेयर्स के मुद्दे रहे हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड यानी कि IPHO 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यानी कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ है और फिजिक्स में तो भैया हम नंबर 1 पे रहे ही हैं हमेशा, लेकिन हम लोगों ने इस समय 5 लोगों ने इसमें जो है वो अलग अलग तरीके से जो है इसमें स्पर्धा जो आयोजित की गई थी, जो इवेंट हुए थे उसमें जीता, और उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने संयुक्त रूप से इसे जीता है। और इसे संयुक्त रूप से हमने चीन, रूस, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर हमने संयुक्त रूप से इस खिताब को प्राप्त किया है। और ये जो ओलंपियाड हुआ था ये ओलंपियाड हुआ है कोलंबिया में। और इस तरह इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो हुआ है वो फिजिक्स ओलंपियाड जो है वो कोलंबिया में आयोजित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे कोलंबिया को याद रखना। यहां पर हमने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में स्थान प्राप्त कर लिया है और अब हम कोको कोला पीने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स में जो है अपना संयुक्त रूप से जो है उसे जीत लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं कि इस समय इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का जो हम लोगों ने जीता है इसमें मुख्य रूप से इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1967 में की गई थी, यानी 1967 में इसे स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड को 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया है। भैया ये हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च है, यानी कि ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और यह किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में केलोंग लोहित स्फीति में यह से स्थापित किया गया है। और भैया हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले एरिया में जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्वतीय चिकित्सा यहां पर कमजोर है, क्लाइमेट चेंजेस यहां पर होते हैं और इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और इन सभी पर शोध करने के लिए एक टेलीमेडिसिन और ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि टेलीमेडिसिन और ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा यहां पे स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। तो हिम पड़ेगी तो ठंडे पड़ जाएंगे, हम लोग ठंडे पड़ जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए हिमाचल प्रदेश में बनेगा ये। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। CSIR यानी IICT ने भारत में पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर HFO टेक्निक को कहां विकसित किया है। तो हद हो गई यार, इन्होंने तो यार ग्रीन रेफ्रिजरेटर बना दिया। अभी तक तो हमने सोचा था रेफ्रिजरेटर होता होगा, फ्रिज होता होगा, इन्होंने तो हद कर दी, हैदराबाद में बना दिया इन लोगों ने रेफ्रिजरेटर। और इसको CSIR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये केमिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डेवलप किया गया है इसका मोटिव ये होगा कि ओजोन परत को शून्य के स्थान पर लाना है, यानी उसके नुकसान को कम करना है, जिससे HFC गैसों का पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिल सके। तो ग्रीन रेफ्रिजरेटर ओजोन फ्रेंडली एक टेक्निक विकसित की गई है जो कि हैदराबाद में की गई है। और इस तरीके से ओजोन परत की लेयर को कम करके और उसे जो है हानिकारक गैसों से जो है सुरक्षा दिलानी है। और इसके लिए कौन आएगा, हैदराबाद में आएगा। तो हैदराबाद में इसका किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका।
विश्व ने पहली सप्ताह में केवल एक बार में ली जाने वाली एक ऐसी मेडिसिन बना दी है, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन बना दी है जो मेडिसिन जो है इंसुलिन का काम करती है। और बेसिकली विश्व ने पहली बार सप्ताह में सिर्फ एक बार आपको यह इंसुलिन लेनी पड़ेगी, और इस इंसुलिन दवा का नाम है एविक्ली। और जो ये एविक्ली है, इसको जो है वो वीक में एक बार लेना होगा, इसलिए इसका नाम एविक्ली रखा हुआ है। और भारत में इसे लॉन्च कर दिया गया है। ये नोवा नॉर्डिक्स डेनमार्क जो कंपनी है उसने इसको बनाया है। और इंसुलिन आइसोडेक नाम से इस दवा को लाया जाएगा, और वीकली के नाम से जाना जाएगा। और ए वीकली जो है वो 1 वीक में, यानी कि एक वीक में ली जाएगी। यानी भारत में केवल अब 52 इंजेक्शन साल भर में लगाने पड़ेंगे, जो पहले 365 लगाने पड़ते थे। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसुलिन की दवा को जो है नोवा नॉर्डिक्स कंपनी ने खोजा है। इस कंपनी का नाम भी याद रखना कि नोवा नॉर्डिक्स है, एकदम नॉर्वे टाइप की, डेनमार्क टाइप की जगह है ये। नॉर्वेडिक्स यानी डेनमार्क की कंपनी है, और इसने इंसुलिन की दवा जो है वो वीक में एक बार लगेगी, इसलिए इसको ए वीकली के नाम से लॉन्च किया है। और ए वीकली जो है वो बेसिकली अब 52 डेज ही लगानी पड़ेगी साल भर में, 365 दिन नहीं। और इसे वर्तमान में नोवा नॉर्डिक्स ने भारत में लॉन्च कर दिया है। तो ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर आ गया है? तो भैया प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो भैया हाथ सिक गए हों, जिनके पास पैसा ही पैसा हो, उनके हाथ सिक जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया बहुत पैसा उनके पास, दबा के रखेंगे, पैसा सिक जाएंगे उनके हाथों में। तो भैया सिक्किम के पास है। तो प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे ज्यादा है? सिक्किम की। और इस तरह प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 6.46 से लेके 7 लाख तक है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और इस तरह 2 से 3 लाख के बीच में प्रति व्यक्ति आय है भारत के। लेकिन यहां पर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 7 लाख तक पहुंच गई है। और इस तरह सिक्किम भारत का पहला पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य भी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसके बारे में भी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वीकली एक इंसुलिन बनाने वाली नोवा नॉर्डिक्स ने एक ए वीकली लॉन्च कर दिया है। और ए वीकली जो है वो दवा मुख्य रूप से जो है वो सिर्फ 52 डेज ही लगाई जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो सेंट्रल विस्टा का नया नाम कर्तव्य भवन रख दिया गया है। सेंट्रल विस्टा का डिजाइन एडविन लुटियस और हार्वर्ड बेकर ने तैयार किया था। और इस तरह कर्तव्य पथ का पुराना नाम जो है वो राजपथ था, जिसे अब चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इस तरह सेंट्रल विस्टा का जो एरिया है उस एरिया का नाम भी अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कर्तव्य भवन, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसको गलत नहीं करना है आप लोगों को। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन पहले एक और इंपॉर्टेंट खबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुई है उसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी, ये किस देश के संबंधित थे जिनका वर्तमान में जो है निधन हो गया है? तो शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी जो हैं वो कतर के थे, और 1995 से लेकर 2013 तक ये कतर के अमीर रहे, और इन्हें आधुनिक कतर का निर्माता कहा जाता है। तो वर्तमान में इनका निधन हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी का, ठीक है, आधुनिक कतर के निर्माता रहे ये। चलो विंबलडन 2026, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकल खिताब पुरुषों का किसने जीता है? तो योनेक सिनार
इटली के हैं जिन्होंने ये खिताब जीत लिया है। यानिक सिनार ने इस खिताब को जीता है और लगातार उनका ये दूसरा और पांचवा ग्रैंड स्लैम है और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जवरेन को पराजित कर दिया है। और इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट ये इवेंट है जो कि टेनिस से रिलेटेड है। विंबलडन 2026 का खिताब सिनार जो इटली के हैं उनके द्वारा जीता गया है। विंबलडन 1877 में चालू हुआ था और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा और फिर यूएसए होगा। अब यूएसए होने वाला है, विंबलडन हो चुका है, ये सीक्वेंस चलता है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। चलिए, IISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो नीरू डांडा ने गोल्ड पदक जीता है और ये लोनाटो इटली में आयोजित किया गया था शॉटगन वर्ल्ड कप और 30 में से 26 शॉट मारकर ये उन्होंने जीत लिया और इस तरीके से गोल्ड मेडल जीता है नीरू डांडा ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, समय ज्यादा नहीं लेते हुए हमें फटाफट इस क्वेश्चनों को खत्म करना है। इसलिए मेरा मोटिव ही है कि ज्यादा आप लोगों को उलझाया ना जाए, वरना करंट अफेयर्स की पता लगा 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चल रही है। ठीक है, और लगे हुए हैं हम 1-1 1.5 घंटे से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है लेकिन इंपॉर्टेंट बातों को जल्दी पढ़कर हमें खत्म कर देना, जिससे कि हम अपने दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे सकें। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिससे कि हम इसको और बेहतर तरीके से कर पाए। लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड ने हाल ही में, ठीक है, लॉर्ड ऑनर्स बोर्ड पर नाम लिखवाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं क्रांति गौड़। 5 विकेट उन्होंने 37 रन देकर यह कारनामा उपलब्ध किया था लॉर्ड्स के मैदान में और इस तरह लॉर्ड्स के मैदान में यह कारनामा करने के कारण क्रांति लिख दी इंग्लैंड में। 1857 की क्रांति लगी थी हम लोगों ने किससे? इंग्लैंड से। इसलिए वहीं के लॉर्ड्स ऑनर्स में जाकर क्रांति ने वहां जाकर लिख दिया बड़े अक्षरों में लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर क्रांति, और इस तरह क्रांति गौड़ ने वहां पर अपना नाम लिखवा दिया है। ठीक है, तो क्रांति से क्रांति गौड़ याद रखना। क्रांति करेंगे हम लोग। 5 विकेट लेकर हमने 37 रन दिए थे जिसके कारण लिखा गया। चलो, 1 घंटे में लगभग 3.61 लाख पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अहमदाबाद के नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं और ये भादज अहमदाबाद में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों के द्वारा इसे लगाया गया है और इसे लगाने के लिए मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया गया है। मियावाकी पद्धति जो है वो जापान की है और इस टेक्निक को इजाद किया था अकीरा मियावाकी ने, इसलिए इसका नाम मियावाकी पड़ गया। और इस तकनीक में मुख्य रूप से घने वनों को तैयार किया जाता है कम समय में, यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे जिससे कि वहां पर जंगल का निर्माण हो सके। इसे जापान की मियावाकी पद्धति कहते हैं और अहमदाबाद के भादज में इस तरह की टेक्निक को प्रयोग किया है वहां की नगर निगम ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी याद रखना मियावाकी पद्धति। किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा कर दी है? भैया आयुष्मान रहो। वेस्ट बंगाल के लोगों को बोला है आयुष्मान रहो, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ममता बनर्जी का राज खत्म हो गया है, अब हम बीजेपी के लोग तुम्हें आयुष्मान दे रहे हैं। और इस तरीके से वेस्ट बंगाल में आयुष्मान भारत एवं राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों चालू की जाएगी एक साथ, आयुष्मान योजना भी और स्वास्थ्य बीमा योजना भी। और 16 अगस्त जो कि टीएमसी के द्वारा खेला होबे दिवस मनाया जाता था, युवाओं को खेलों के लिए जगाने के लिए किया जाता था, लेकिन एक विवादित हो गया। तो खेला होबे तो खेला ना होबे, अब आयुष्मान होबे, तो अब हो जाएगा आयुष्मान दिवस। अब खेल से नहीं होगा बेटा, आयुष्मान लेना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है ना, तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट, कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। याद रखना इस बात को, गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद करते हुए चलो जिससे कि हम बेहतर तरीके से इसको आगे कर सकें। महत्वपूर्ण दिवस पूछा गया है, विश्व युवा कौशल दिवस।
युवा बनूंगा मैं, 15 साल की उम्र में युवा बन जाएंगे भैया हम। तो वर्ल्ड यंग स्किल डे यानी 15 जुलाई को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में बोल दिया गया था कि 15 जुलाई को यानी 15 तारीख को युवा दिवस मनाएंगे। युवाओं में रोजगार क्षमता बढ़ाना है। यूएनओ की स्थापना, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, याद रखना 24 अक्टूबर, ठीक है ना। इसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे गठित किया गया। मुख्यालय कहां होगा इसका? न्यूयॉर्क में होगा। यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, नया नया न्यूयॉर्क में खोल दो। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस यानी फ्रांस में है। तो याद रखना वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाएगा? 15 जुलाई को मनाया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस समय कुछ और फैक्ट हैं जो हमें जानने हैं, इनको हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके में, पहला क्वेश्चन जो है उसे हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक बेंटिया और चार्ल्स वेस्ट के द्वारा, यानी फ्रेडरिक और चार्ल्स वेस्ट के द्वारा 1921 में इंसुलिन की खोज की गई और 14 नवंबर को, ठीक है, यहां पर जो है जिनको शुगर हो जाती है यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 इंजेक्शन लगते हैं भैया, वो तो कुत्ते के काटने पे लगते हैं, लेकिन यहां पर शुगर जो हो जाएगी तो भी बेटा 14 नवंबर को ही लगेगा, वरना नॉट आउट हो जाओगे, ठीक है। तो 14 नवंबर को लगेगी। तो फ्रेडरिक और चार्ल्स वेट ने से इजाद किया था इंसुलिन को, और अभी हमने एक बना दिए ए वीकली, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए वीकली, अभी हमने पढ़ाया था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में की गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसको, और हम इसे करते हैं। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी, ठीक है। और भारत का पूर्ण औद्योगिक राज्य जो है वो सिक्किम है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 2016 में बना दिया गया था इसको। और मियावाकी पद्धति को जो इजाद किया गया है, वो मियावाकी पद्धति कब इजाद की गई है? तो वो अकीरा मियावाकी यानी जापान के द्वारा इजाद की गई है, ठीक है। तो याद रखना। चलो अब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से फटाफट याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे इसे याद किया जा सके। और मियावाकी जो है क्या है, इसको देखते हैं हम लोग फटाफट तरीके से। थोड़ा बिगड़ रहा है, चलो जल्दी फटाफट याद करते हैं। चलो, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में पहला स्थान प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, चीन, रूस, कजाकिस्तान के साथ मिलकर। शेख अहमद बिन खलीफ अल थानी जो है वो कतर के थे, आधुनिक कतर के, इनका देहांत हो गया है। पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन पब्लिक हेल्थ, ऊंचाई वाले यानी हिमाचल पर बनेगा, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। विंबलडन योनिक सिनार ने जीत लिया है अलेक्जेंडर को हराकर, और इस तरीके से विंबलडन अब जो है इटली के पास चला गया है। CSIR भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटर टेक्निक HFO हैदराबाद में स्थित की गई है ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचाने के लिए। शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 नीरू डांडा ने जीत लिया है। ऐसा डंडा मारा भैया कि वर्ल्ड में कि गोल्ड मेडल लेकर आ गई शॉटगन में। लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पे लिख दिया है हमने क्रांति, तो क्रांति गोल्ड ने अपना नाम लिखवा दिया है। विश्व की पहली जो है इंसुलिन दवा ए वीकली बनाई गई है, ए वीकली, ठीक है। नोवा नॉर्डिक्स ने बनाया है इसको। 1 घंटे में सबसे ज्यादा पौधे लगा दिए हैं किसने? अहमदाबाद ने, ठीक है, मियावाकी पद्धति के द्वारा जो जापान ने इजाद की है। प्रति व्यक्ति आय में सिक्किम सबसे आगे है ठीक है। आयुष्मान दिवस, खेला होबे ना होबे, आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सेंट्रल विस्टा का नाम अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा, और युवा कौशल बनाया जाएगा 15 जुलाई को। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज के दिन का करंट अफेयर्स याद हुआ होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। करंट अफेयर्स की अब जिम्मेदारी हमारी, तैयारी आपकी होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।